नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात बाढ़ की, बारिश की और उससे तबाह हुई जिंदगी की। तो बाढ़ की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। कहीं पूरा गांव का गांव बाढ़ के पानी में समा गया है और कई गांवों का संपर्क दुनिया के बाकी हिस्सों से, शहरों से पूरी तरह टूट चुका है। तो हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बाढ़ से तबाही है, हाहाकार है। तो तस्वीरें देखिए जरा। देवरिया में नाव डूबी, बड़ा हादसा हुआ। तो कल से ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां 2 महिलाओं की और 3 बच्चों की मौत हो गई। तो वहीं मऊ में बांध टूटने से कई लोग पानी में घिर गए। उनको समझ नहीं आया कि अब क्या करें। काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे उन्हें पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो पीलीभीत में बाढ़ से परेशान है किसान। पानी की तेज धार में जो भी खेती बाड़ी थी वो सब बह गई, खेत कटान का शिकार हो गए। तो ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त पानी ने कैसी तबाही राज्य के अलग अलग हिस्सों में मचा रखी है। तो देवरिया हादसे की बात करें तो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। यहां सवारियों से भरी नाव सरयू नदी में पलट गई जिसमें 2 महिलाओं की और 3 बच्चों की जान चली गई। तो बड़ी ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। तो नाव बहुत छोटी थी जिसके जरिए कुछ लोग मऊ से देवरिया की तरफ आ रहे थे सरयू नदी में, तभी मईल थाना इलाके में नाव पलट गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और 5 शवों को निकाला गया जिसमें से 2 महिलाओं के और 3 बच्चों के शव थे। और मुख्यमंत्री ने जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने का आदेश दे दिया है। वहीं मऊ में रिंग बांध टूट गया जिसके चलते कई गांव पानी में डूब गए हैं। पीलीभीत के देवहा नदी में कहर इस वक्त बरपा हुआ है। कटान की वजह से कई सारे ऐसे इलाके हैं जो चारों ओर पानी से घिर गए हैं, पानी में डूब गए हैं। मऊ में सिंचाई विभाग का रिंग बांध टूटने से 3 गांव में पानी घुस गया। 30 फीट से ज्यादा कटान होने के चलते कई गांव में भयावह हालात पैदा हुए हैं। लोग पानी में डूब रहे हैं और रास्ता बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उधर ग्रामीण उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारी मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मधुबन थाना क्षेत्र के गजियापुर रिंग बांध को लेकर पहले भी लोग शिकायत कर चुके थे, मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली और एकाएक कटान होने के चलते बांध टूट गया और अब लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं पीलीभीत में भी देवहा नदी ने किसानों पर कहर बरपाया हुआ है। नदी से खेतों का कटान होने से किसानों में खलबली मची हुई है। नगरिया कॉलोनी गांव के दर्जनों किसानों की जमीन नदी में समा चुकी है। कटान से किसान परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से जमीन को बचाने के उपाय अब तक नहीं किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने निरीक्षण कर किसानों को जल्द कटान रोकने और हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। करोड़ों का बजट खर्च किया जाता है और फिर हालात ढाक के 3 पार। टीम न्यूज़ 18। तो करोड़ों का बजट जारी होता है, उसके बावजूद करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वहीं मऊ से खबर है जहां नाव पलट गई, घाघरा नदी में नाव पलट गई जिसकी वजह से सब लोग डूबने से बाल बाल बचे। तो यहां किस्मत अच्छी थी, वरना देवरिया का कल का हादसा जहां बड़ा नुकसान हुआ है। तो यहां जो लोग नाव में सवार थे सभी 10 लोगों को बचा लिया गया। पलटने वाली नाव सरकार की थी। तो मधुबन थाना इलाके की एक घटना है जहां एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। मऊ में घाघरा नदी में एक नाव पलट गई। तो सरकारी नाव थी जिसमें 10 लोग सवार थे। वहां आसपास जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद सभी 10 लोगों को बचा लिया है। तो मधुबन थाने का ये मामला है जहां बहुत बड़ा हादसा टल गया। तो एक तरफ बाढ़ का कहर, कोरोना का कहर और अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। कानपुर से मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। एक ही परिवार के सदस्य यहां पर आमने सामने आ गए और देखिए कैसे ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इन तस्वीरों को देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई जंग का मैदान हो, इसमें लाठी डंडे चल रहे हों। अब इस शख्स को भी देख लीजिए जो हाथ में ईंट उठाकर फेंक रहा है। दरअसल ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां रक्षाबंधन के दिन 2 परिवार आमने सामने आ गए। दोनों परिवारों की जमीन के मामले को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है, जो अब उग्र रूप ले गया और दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कई घंटों तक हाथ में लाठी डंडे लेकर ये बवाल जारी रहा। इतना ही नहीं, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी घरों से बाहर निकल आईं और जिसको जो मिला उससे हमले करता रहा। लाठी डंडों और ईंट से हमले की ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे दोनों परिवारों में रंजिश काफी समय से थी।
और दोनों अंदर ही अंदर उबल रहे थे। लाइव मारपीट की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की जानकारी इलाकाई पुलिस को भी थी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में कभी कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मामला बढ़ता चला गया और रक्षाबंधन के दिन दोनों परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस के अधिकारियों की नींद टूटी है और मामले में जांच कराकर कार्रवाई की बातें कही जा रही हैं। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं कानपुर के बन्ना थाना इलाके में दबंगों का आतंक देखने को मिला। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं जो वाकई में डराने वाली हैं और सोच सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगर कोई इनका शिकार बन जाता तो कितना नुकसान होता। देर रात दबंगों ने घर के बाहर एक के बाद एक 2 बम फेंके हैं और वहां से आराम से फरार भी हो गए। तो वहीं आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था जहां इनकी ये गुंडई, ये दबंगई कैद हुई है। बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 2 की ये घटना है। तो बताया जा रहा है इलाके के ही रहने वाले दबंग पंकज ठाकुर और उसके साथियों ने अजय परिहार नाम के शख्स के घर पर ये बॉम्ब फेंके हैं। पीड़ित ने शिकायत बर्रा थाने में दर्ज करा दी है। तो ये तस्वीरें हैं जो वाकई में हैरान करने वाली भी हैं और ये भी साफ समझ में आ रहा है कि खौफ किसी को किसी का नहीं है। देखिए जरा, आए हैं ये बदमाश और एक के बाद एक इस घर में 2 बॉम्ब फेंके हैं, मकान के गेट में बॉम्ब मारे हैं। किस्मत अच्छी थी कि कोई वहां पर खड़ा नहीं था, या हो सकता है कि दहशत फैलाने के लिए ही आए थे। तो ये 2 तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। पहली तस्वीर जब ये बॉम्ब फेंक रहे हैं और दूसरी तस्वीरों में देखिए जैसे ये आराम से आए हैं और उस घर में जो कि अजय परिहार का घर है वहां पर इन्होंने बॉम्ब एक के बाद एक 2 बॉम्ब फेंके हैं। तो ये 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के बर्रा थाना इलाके की है। अजय परिहार नाम के शख्स में इलाके का ही दबंग है। उन्होंने यहां पर बमबाजी की है और 2 बॉम्ब उनके घर के गेट में फेंके हैं। और अब राज्य का कोरोना अपडेट दे रहे हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन। के आधार पर अपना इलाज न कराना हो, क्योंकि हर एक के पास ये क्षमता नहीं होती है, उनके लिए हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। जांच की व्यवस्था और संक्रमण से इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और जो भी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो इसमें जो दवाइयाँ चाहिए, चाहे वो महंगी दवाइयाँ हो, महंगे इंजेक्शन हो, वो भी सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजेस में निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब साथ ही साथ जो और नई तरह की चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये जानकारी जैसे जैसे संक्रमण की इलाज की बात चल रही है, ये जानकारी सामने आ रही है कि इसमें हाई फ्लो नेजल कैनुला जो है वो सक्सेसफुल होता है, उसका लाभ होता है। वो भी बड़ी संख्या में क्रय करके अस्पतालों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो निरंतर जैसे जैसे इसमें नई जानकारी आ रही है, सरकार उसमें लगातार सब प्रकार की व्यवस्थाएं करवा रही हैं, ताकि जो लोग भी हमारे प्रदेश के संक्रमित हों उनको उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन सबसे आवश्यक बात यह है कि जो भी इलाज होता है इसमें वो लक्षणों के आधार पर होता है। न तो इस बीमारी की कोई वैक्सीन है और न ही कोई इसका एक स्टैंडर्ड इलाज है। इसलिए क्या आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि हम सावधान और सतर्क रहकर अपना बचाव करें। संक्रमण से बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है इस समय। और संक्रमण से बचाव करना अपना कुछ सावधानियों को अपनाकर हम कर सकते हैं, जैसे हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोते रहना, ताकि आपके हाथ के माध्यम से वायरस आपके शरीर में प्रवेश न करने पाए। वायरस आपके मुंह, नाक और आंख के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश करता है। जब आप अपने हाथ को किसी संक्रमित सतह को छूते हैं, आपके हाथ में वायरस लगता है, और जब आपने हाथ को फिर संक्रमित सतह को छूने के बाद अपने चेहरे को छुआ, मुंह, नाक, आंख को छुआ, तो वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और आप उससे संक्रमित होते हैं। तो अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर जाइए, अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए, ताकि आपके शरीर में वायरस प्रवेश न कर पाए। और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए।
ये जो 3 तरीके हैं बचाव के, इनको का पालन करना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा करने से न हम केवल अपना बचाव करते हैं बल्कि हम दूसरों का भी बचाव करते हैं। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति अपने मुंह और नाक को ढककर रखता है तो उसके मुंह से जो और नाक से जो विषाणु निकलते हैं, वो विषाणु फिर उसके जो मास्क या रुमाल या गमछा या दुपट्टा है उसी में रह जाता है। उसको साफ कर दिया गया तो वायरस समाप्त हो गया, दूसरे के पास नहीं जाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रखें। और ऐसा नहीं करना, आप जानते हैं कि ये एक दंडनीय अपराध है जिसमें कि आपको जुर्माना भी होता है, 500 रुपये का आपको जुर्माना भी लग सकता है हर बार। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अपने शरीर की इम्यूनिटी को जो बूस्ट करने के तरीके हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के तरीके हैं, उनका प्रयोग करते रहिए। गर्म पानी का सेवन करिए, नीम की पत्ती का सेवन करिए, काढ़ा पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गिलोय का रस पीजिए, योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, सावधानी के तरीके अपनाइए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को भी बचाइए। और ख़ास करके अपने घर के बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, छोटे बच्चों का और पहले से जो बीमार हों ऐसे लोगों का विशेष ध्यान रखिए। तो सावधान रहकर स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। आज कोविड-19 की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ली गई। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को और तेज करना है और महामारी को एक चुनौती मानते हुए तेजी से लड़ना है और इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव होना है। आज उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी, सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों से आज ही रिव्यू किया जाए। हर जनपद में जो उनके कंटेनमेंट जोन है वो रैशनलाइज है कि नहीं, अनावश्यक रूप से बड़ा तो नहीं बना लिया है, पुलिस फोर्स लगाया गया है कि नहीं, वहाँ पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान, सिविल डिफेंस को लगाया गया है कि नहीं, ये देखने का निर्देश उन्होंने दिया है। साथ ही साथ क्या कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है कि नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ वहाँ डोर टू डोर सर्वे किया गया है कि नहीं, और यदि डोर टू डोर सर्वे किया गया है तो उसके आधार पर जो सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं उनको तुरंत उनका टेस्टिंग की गई कि नहीं, ये निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि आज रात्रि तक जितने भी कंटेनमेंट जोन्स का विवरण है जिलेवार, उसकी समीक्षा गृह विभाग के माध्यम से सुनिश्चित कर ली जाए। आज गृह विभाग इस कार्य को कर रहा है और इस कार्य को बहुत तेजी से आज ही रात तक सुनिश्चित करेगा। जनपद कानपुर नगर, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में उपचार और संक्रमण के नियंत्रण के लिए और बेहतर निर्देश क्या हो सकते हैं, क्या और कार्रवाई हो सकती है, बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती है, ये निर्देश उन्होंने दिया है। कुछ जनपदों में जो चिकित्सकीय व्यवस्था है उस पर उन्होंने यह कहा है कि वहाँ और बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था कैसे हो सकती है, होल्डिंग एरिया में कैसे समय कम हो सकता है, एम्बुलेंस में कहीं कोई जो है कठिनाई ना हो, एम्बुलेंस टाइम से पहुंचकर कैसे अस्पतालों में टाइम से दाखिल कर सकते हैं, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहां भी चिकित्सकों की टीम भेजी जाए वो चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संबंधित मार्गदर्शन दें। एसजीपीजीआई और केजीएमयू टीम अलग अलग जनपदों में जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। एसीएस हेल्थ और एसीएस हेल्थ एजुकेशन को जनपद लखनऊ के L2 और L3 चिकित्सालयों के भ्रमण का भी निर्देश दिया है और रिक्त बेड कितने हैं वहां पर उसकी रिपोर्ट भी आज उन्होंने निर्देश दिया है कि लखनऊ में कोई भी बेड, अगर बेड की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा कर ली जाए और यथासंभव बेड्स की संख्या को L2 और L3 में बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कानपुर नगर में सर्विलेंस की व्यवस्था को और प्रभावी करने का निर्देश दिया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर का और मजबूती से काम करने के लिए निर्देश दिया है और मेडिकल टेस्टिंग भी आगे बढ़ाने के लिए दिया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर दूरभाष लगा हुआ है, क्यों नहीं हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं या उनके परिवारजन हैं उनसे उनका फोन उठ रहा है कि नहीं, क्या उनका समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं। हर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होम आइसोलेशन के लोगों से कम दिन में 1-2 बार फोन जाए, जिससे जो लोग घर पर हैं वो घर पर ही रहें और एक प्रोटोकॉल का पालन भी करें, मास्क अनिवार्य रूप से पहने। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से भी उन्होंने आदेश दिया है कि उससे भी होम जो आइसोलेशन में लोग हैं उनको जो है फॉलोअप किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में L2, L3 चिकित्सालयों की बेड्स को बढ़ाने के लिए और चिकित्सा कर्मियों और मेडिकल उपकरण को बढ़ाने का भी एक प्लान बनाने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में संख्या काफ़ी है, लेकिन L2 और L3 पर विशेष रूप से चूंकि अब हाई एंड हेल्थ सिस्टम्स पर जो है कहीं ना कहीं संख्या आती है, तो उसको और मजबूत करने के लिए कहा है। टेस्टिंग क्षमता में उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि RT-PCR की टेस्टिंग और बढ़ाई जाए। सामान्यतः लगभग 35 से 40 हज़ार हो रही है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। आपको मालूम है कि यूपी टेस्टिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, लेकिन इसको और मजबूती से काम करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए निरंतर जागरूकता पर भी उन्होंने दिया है। कहा है कि कोई भी व्यक्ति, पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर जरा भी बुखार उसको है, जरा भी कोई लक्षण इस तरह का है कि उसको बुखार हो रहा है, तो उसको तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए कोविड अस्पताल में और अपनी कोरोना की टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए। अगर देरी होगी तो दिक्कत होगी। अगर ब्लड का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा तो फिर इलाज में भी कठिनाई होगी, और कभी कभी ये इलाज में जो है कठिनाई के साथ साथ जो है काफ़ी समस्या भी पैदा कर सकता है। तो कोई दिक्कत ना हो, तुरंत यदि जरा भी लक्षण हो, बुखार हो, खांसी ज़्यादा हो, तुरंत चेकअप कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने DG हेल्थ और DG हेल्थ एजुकेशन को L2, L3 बेड्स को बढ़ाने के लिए विवरण भी उनसे मांगा है। कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था को भी और मजबूत करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जल जमाव है, बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में उन जनपदों में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। बाढ़ के लिए अलग से प्रेस होगी, लेकिन पीलीभीत में, मऊ में, आजमगढ़ में और कुछ अन्य जनपदों में, बाराबंकी में उन्होंने विशेष रूप से इनका समीक्षा की है और ये कहा है कि हर जनपद के जिलाधिकारी बाढ़ जहां भी है वो प्रतिदिन ब्रीफिंग करें, जिससे पता लग सके कि बाढ़ के संदर्भ में, बाढ़ राहत के संदर्भ में क्या क्या काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आज इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि कल 10,06,307 यात्री रोडवेज के बसेस से चले हैं। पहली बार 10 लाख से अधिक लोग रोडवेज से चले हैं 6,357 बसों में। इस पर विशेष रूप से उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। आज जेल्स की भी समीक्षा की गई। हर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अपने जो है जनपद में टेम्परेरी जेल अवश्य बनाएं। 63 जनपदों में टेम्परेरी जेल बन चुकी है, शेष जनपदों में भी टेम्परेरी जेल बनाने का निर्देश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जेल में हमारा कैदी जाता है, पहले उसका टेस्ट कराया जाए, तभी उसको एंट्री दी जाए, जिससे जेल में भी किसी तरह की संक्रमण की संभावना कम रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो जनपद जहां जहां कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम हो पा रही है, उन जनपदों के संबंधित जिले के अधिकारियों को इस बात के लिए चेतावनी दे दी जाए कि वो इसको और तेजी लाएं और इसमें सुधार लाएं। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार कुल 188 के अंतर्गत 1,72,625 FIR दर्ज करते हुए 3,48,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम ये अपेक्षा करेंगे, अपील करेंगे कि लोग मास्क जरूर पहने। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो चालान अवश्य होना चाहिए। तो फिर उसमें कहीं किसी न किसी रूप में जो है इस बात को, ये अच्छी बात नहीं है कि लोगों को चालान करके फिर उनको मास्क पहनाया जाए। स्वतः जागरूकता अब इतनी है, हर व्यक्ति को मालूम है कोरोना के बारे में, हर परिवार को मालूम है कोरोना के बारे में। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, मास्क अवश्य पहने और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जरूर सुनिश्चित करें। तो सरकार की क्या क्या तैयारी है बता रहे थे, और लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि हम भी खुद जो नियम है, जो कायदे हैं, उनका पालन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट से। इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं NIT ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रमन बत्रा जी। रमन बत्रा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत नमस्कार। रमन बत्रा जी, कोविड-19 के दौरान किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिले और इस दौरान आपके इंस्टीट्यूट ने
क्या नया किया और कैसे? नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा ने कोविड के दौरान अपना सारा एजुकेशन ऑनलाइन रिमोट लर्निंग सिस्टम डेवलप किया, जिसके अंदर हमारे सारे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लैब्स और ऑनलाइन असाइनमेंट्स के द्वारा पूरा करिकुलम कंप्लीट कराया। हमें इसके लिए ई-लीड सर्टिफिकेट मिला, जो हम भारत की एक ही संस्था बने जिसको एक सर्टिफिकेट QS रैंकिंग आईगेज ने दिया, जो ये साबित करता है कि NIT ग्रेटर नोएडा ने रातों रात पूरा एजुकेशन सिस्टम क्लाउड LMS पे शिफ्ट करके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराई। यहाँ ये भी जानना जरूरी है रमन बत्रा जी कि आपके कॉलेज में किस तरह से सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया गया है। हमने 100% सैनिटाइजेशन कैंपस क्रिएट किया है। जब आप एंटर करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी सैनिटाइजेशन टनल बनाई है, जिसमें एंट्री और एग्जिट दोनों को सैनिटाइज किया गया है। हर बड़ी कॉलेज की बिल्डिंग की एंट्री पे नो टच सैनिटाइजर्स लगाए गए हैं। टेम्परेचर चेक करा जाता है जो भी कोई आता है। इसके अलावा जितने भी हमारे मीटिंग रूम्स हैं, लैब्स हैं, उसमें UV लाइट स्कैनर्स लगाए गए हैं। मास्क को कंपलसरी किया गया है। सारे स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मेट में बिठाया गया है। इन दिनों स्टूडेंट्स में स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़े मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स की ओवरऑल वेलबींग की मद्देनजर बैलेंस बनाए रखने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है? कैसे आप इन्हें इस समय मोटिवेट करना चाहेंगे? मोटिवेशन सबसे अच्छा तब है जब वो सेल्फ मोटिवेशन। प्रॉब्लम्स आती हैं, चेंज एक हिस्सा है जिंदगी का। जैसे रात होती है, सुबह होती है, ऐसे ही ये थोड़ा कठिन समय है जो निकल जाएगा। इस समय मेरी बच्चों को यही एडवाइस रहेगी कि आप सबसे पहले अच्छा खाना खाएं, अपने खान पीन पे ध्यान रखें, अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो भारत सरकार ने दी है, आरोग्य सेतु ऐप, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करें। जी, आपके पास जब भी फ्री टाइम हो, अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से निकलने के लिए म्यूजिक सुने, अपनी हॉबीज जैसे पेंटिंग करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कुछ डिजिटल पे काम करना चाहते हैं, वो करें। इसके अलावा बड़ा अच्छा ये सिनेरियो है जहां पर आप अपने आप को ऑनलाइन अपग्रेड कर सकते हैं। हमारे कॉलेज के हजारों बच्चों ने इन कोविड के दौरान बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस करे हैं। ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है जो आपके करियर के लिए बहुत मदद करेंगे। अब ये बताएं रमन बत्रा जी कि कौन से नए कोर्सेज हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और क्या वो नए टाइम में यानी कि आज के टाइम के हिसाब से भविष्य को ध्यान में रखकर प्लान किए गए हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को आज की डेट में नई टेक्नोलॉजीज पे पढ़ना, उनके बारे में ट्रेन होना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, इंडस्ट्री 4.0, ये सब वो टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले दिनों में पूरा डिजिटल इंडिया का स्वरूप लेंगे। आज आप बैंकिंग करते हैं तो डिजिटल करते हैं, आप उबर लेते हैं तो मोबाइल से लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आसपास जो भी काम हो रहा है वो बहुत डिजिटल तरीके से हो रहा है। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ट्रेनिंग्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल से ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने नई ब्रांचेस इंजीनियरिंग की शुरू करी हैं जो AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, क्लाउड, IoT पे हैं, जो आने वाले 4 साल में जो मैक्सिमम जॉब्स हैं वो इंडिया केटर कर सकता है अगर हमारे बच्चे इन ब्रांचेस को ज्वाइन करें, अच्छी तरह पढ़ें और सक्सेसफुल हों। उज्जवल भविष्य के लिए आप बच्चों को कौन सी वो खास टिप देना चाहेंगे जिससे वो सक्सेसफुल करियर बना पाए? NIET क्या नया कर रहा है? मैं सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं उन्हें अटेंड करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करें। NIT एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेबिनार सीरीज चला रही है जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे हैं। अगर आपके बच्चे उन्हें ज्वाइन करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें बहुत अच्छे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आके अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे आज डिज़ाइन थिंकिंग पे था,
जी। उससे पहले डाटा साइंस पे था जी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के लोग आके उस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, उनको एक्सपोजर मिलेगा और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा इन कठिन परिस्थितियों में अगर बच्चों को हम सही मार्गदर्शन दे सकें तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। रमन जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेल्थ इंश्योरेंस